Yes, students, FIC once again come with a new video of valuation of share. प्रीवियस लेक्चर में हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर का फर्स्ट मेथड नेट एसेट मेथड कंप्लीट किया था। आज हम टॉपिक पे आ रहे हैं डिविडेंड सॉरी यील्ड मेथड। यील्ड मेथड के दो पार्ट हैं, एक तो डिविडेंड यील्ड मेथड और एक अर्निंग कैपेसिटी मेथड। नेट एसेट मेथड की ड्रॉबैक थी, क्या ड्रॉबैक थी? क्योंकि बेटे नेट एसेट मेथड तो एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू बताता है, ये उस दिन की वैल्यू शेयर्स बताता है जिस दिन बिजनेस अगर खत्म हो रहा हो, लिक्विडेट हो रहा हो, कि आज की डेट में अगर मैं बिजनेस लिक्विडेट कर दूं तो क्या होगा, क्या नेट एसेट्स होंगी। उस दिन की वैल्यू किसी काम की नहीं होती है। एक्चुअल में किसी भी बिजनेस की वैल्यू ऑफ शेयर उसकी इस बात पे डिपेंड करता है कि उसने कितना डिविडेंड मार्केट में बांटा है। जितना आप डिविडेंड हाई रेट रखेंगे वैल्यू ऑफ शेयर उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डिविडेंड यील्ड मेथड इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर यील्ड मेथड। यील्ड मेथड के दो पार्ट है, डिविडेंड यील्ड मेथड एंड अर्निंग कैपेसिटी मेथड। फर्स्ट पार्ट है डिविडेंड यील्ड मेथड और सेकंड पार्ट है अर्निंग कैपेसिटी मेथड। मजे की बात यह है कि एग्जामिनर आपको बताएगा नहीं यील्ड मेथड का कौन सा पार्ट लगाना है। इसमें एक नॉर्मल रेट वर्ड दिया होगा, अगर नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड दी हुई तो डिविडेंड यील्ड मेथड लगेगा। नॉर्मल रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ या नॉर्मल रेट ऑन कैपिटल दिया हुआ तो अर्निंग कैपेसिटी मेथड लगेगा। तो डिविडेंड यील्ड मेथड में फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ शेयर निकालने का स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। हम इसको ईआरडी बोलेंगे आज के बाद शॉर्ट में, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, ईआरडी। नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, एनआरडी, इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ आ शेयर। जैसे 10 रुपए का एक शेयर है, अभी 8 पेड अप है तो 8 रुपए रख देंगे, ये बैलेंस शीट में गिवन होगी। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड तो है कि जो मार्केट में डिविडेंड का ट्रेंड चल रहा है कि अदर कंपनीज शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल पर कितने परसेंट डिविडेंड देती है, वो तो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड हो गया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड जो हमारी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। स्टूडेंट्स, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा गिवन होगा, ये हमें फाइंड करना होगा। और यहां बात हो रही है इक्विटी डिविडेंड की, अगर कुछ भी नहीं कहा तो इक्विटी डिविडेंड की बात हो रही है, प्रेफरेंस की नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का देख है तो हमें वैल्यू ऑफ शेयर दोनों का निकालना है, अदरवाइज सिर्फ इक्विटी का निकालना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, ईआरडी, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैसे निकलेगा? प्रॉफिट available for equity shareholders divided by equity share capital into 100, divided by equity share capital into 100। इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में अमाउंट दी होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स का कोई काम नहीं है, यहाँ अमाउंट चाहिए, कितनी अमाउंट पेड अप है। जैसे 10,000 शेयर, 10 का एक 8 पेड अप, तो 8 तो यहाँ रखेंगे, 10,000 इंटू 8, 80,000 रुपए यहाँ रखेंगे। तो ये गिवन होगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब मिलता है, प्रॉफिट कब मिलता है? सब कुछ देने के बाद। जैसे घर के बड़े बुजुर्ग, जैसे मदर है ना हमारी, वो सबको खाना खिलाने के बाद खाना खाती है अगर बचे तो वैसे इक्विटी शेयर होल्डर है। दे आर द मदर ऑफ, दे आर द गार्डियंस एंड पेरेंट्स ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे पहले पैसा ना मिलके सबसे एंड में मिलता है। सबसे पहले मनी लेंडर्स को उनका इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, फिर टैक्स देना है, फिर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में डालती हैं कंपनियां, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती हैं। बचा हुआ पैसा किनकी पॉकेट में चला जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की पॉकेट में चला जाता है स्टूडेंट्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स।
सबसे पहले हमें दिया हुआ है, मान लो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मान लो 10 लाख। बिफोर इंटरेस्ट मींस मनी लेंडर का इंटरेस्ट। सबसे पहले गवर्नमेंट कहती है कि जो आपने इंटरेस्ट पे किया है मनी लेंडर्स को वो माइनस करो। मैंने अज्यूम कर लिया इंटरेस्ट 1 लाख है, सारा अज्यूम कर रहा हूं मैं एक बार इंटरेस्ट। फिर गवर्नमेंट की टैक्स रेट है 40%। 9 लाख के प्रॉफिट पर 40% टैक्स लगा दो बच्चों, 360, तो बच गया 5,40,000 प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एबिट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये है अर्निंग आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स अर्निंग मतलब टैक्स काटने के बाद की अर्निंग। इसके लिए क्या गया अर्निंग या प्रॉफिट, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आप कहोगे सर आफ्टर इंटरेस्ट भी तो है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो आफ्टर इंटरेस्ट अपने आप ही है, क्योंकि पहले इंटरेस्ट माइनस होता है फिर जाके क्या माइनस होता है, टैक्स माइनस होता है बच्चों। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसके लिए वर्ड यूज किया था ईट। ईट क्यों, ईटेबल प्रॉफिट। अब गवर्नमेंट कहती है इस प्रॉफिट को खाओ पियो ऐश करो, पहले इंटरेस्ट दे दो फिर मुझे टैक्स दे दो, फिर सारा प्रॉफिट आप खा पी सकते हैं, इसलिए अर्निंग आफ्टर टैक्स ईट। अब ट्रांसफर टू रिजर्व, कभी कभी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में डालते हैं, मान लो 10% डाल लें तो 540 का 10%। अब ये बच गया 486। अब इसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे। मान लो 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, 10% डिविडेंड देना है तो 50,000 डिविडेंड हो गया 436। अब ये बच गया सारा प्रॉफिट और इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इट मींस प्रेफरेंस खा लेंगे, कुछ पैसा रिजर्व में रख लेंगे, वो भी बाद में खाएंगे, हम छोड़ेंगे थोड़ी उसको, और बाकी बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर खा लेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट में इंटरेस्ट, फिर जो इंटरेस्ट काट के प्रॉफिट आएगा 9 लाख, उस पे क्या लगाना है, टैक्स लगाने। फिर ईटेबल प्रॉफिट आ गया, इस प्रॉफिट का कुछ परसेंट रिजर्व में डालेंगे, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर बचा हुआ प्रॉफिट किनको चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और हाँ, जब आप लोग अर्निंग ये डिविडेंड यील्ड मेथड कर रहे हो तो आपने प्रॉफिट में किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल इनकम की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये सारी इनकम डिविडेंड बांटने के लिए शेयर होल्डर्स को अवेलेबल होती हैं, एक्सेप्ट कैपिटल प्रॉफिट्स। कुछ कंडीशंस में तो कैपिटल प्रॉफिट भी एज ए डिविडेंड बढ़ता है, बट यहां ऐसा आपका कुछ डिस्कस नहीं करने वाले, तो यहां मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूं। That is example number 9 from my side, DK Goyal book 8.18 page 9 example. From the following information related to a company, calculate the value of equity shares. Issued share capital 50,000 शेयर, 10 का 1, पेड अप कितना 8, पेड अप कितना है 8, तो हम 8 रुपए से क्वेश्चन करेंगे। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, ट्रांसफर टू जर्नल्स और 20%, टैक्स 50%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,18,000, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड देखो मैंने कहा था दिया होगा 15% दिया हुआ है। तो बेटे इस क्वेश्चन में मनी लेंडर्स नहीं है, डिबेंचर्स नहीं है, उसके इंटरेस्ट को भूल जाओ। तो सबसे पहला काम हमें ईआरडी चाहिए, ईआरडी के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट है नहीं बेटे, टैक्स रेट है 50%, पहले मैं टैक्स दे देता हूं। अब ईटेबल प्रॉफिट आ गया, ईट आ गया बेटे। अब मैं रिजर्व में डाल दूंगा, कितने परसेंट रिजर्व बनाने को कहा है, 20%, 21,800, ये आ गया 87,200 प्रॉफिट फॉर, सॉरी स्टिल प्रेफरेंस डिविडेंड इज लेफ्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड इज लेफ्ट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है बच्चों 2 लाख, 9% कूपन रेट है, डिविडेंड की रेट है, 2 लाख का 9% 18,000, 69,200 आ गया बेटे। तो ये प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया बेटे। अब मुझे क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड 69,200 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल ये दी हुई है हमने, 50,000 शेयर है, 10 का 1 है, 8 पेड अप है,
तो मैं 50,000 इंटू 8 करूंगा बेटे, 50,000 इंटू 8 4 लाख, क्योंकि एक्चुअल में तो कैपिटल सिस्टम यही है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये आ गई बेटे 17.3%, इतना डिविडेंड हमारी कंपनी बांट रही है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो अब ये ईआरडी आ गया, तो वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर? ईआरडी डिवाइडेड बाय एनआरडी, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, ये गिवन है क्वेश्चन में, और एक शेयर की वैल्यू पेड अप कैपिटल कितनी है 8, 10 नहीं रखना, कितना रखना है 8 पेड अप वैल्यू रखनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटे, सॉल्व हो जाता है, एक सिंपल क्वेश्चन। अगर हम इसी तरह से एक क्वेश्चन की और बात करें, इसमें तो बेटे हमें एक ही ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ था। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसमें कई ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे लाइक दिस। बैलेंस शीट गिवन है रमन प्राइवेट लिमिटेड की, बैलेंस शीट का टोटल 5,20,000 है। एसेट्स लायबिलिटी एज यूजुअल गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी 1,20 की हो गई, मार्केट वैल्यू दे रहे हैं वो, लैंड एंड बिल्डिंग 2,60, 5,000 के डेटर्स डाउटफुल्स हैं। बेटे जब भी कोई डेटर डाउटफुल है, जब भी कोई उसका प्रोविजन बनेगा, डेटर के अलावा भी अगर कोई प्रोविजन बने, तो एक बात याद रखना, जब भी हम कोई न्यू प्रोविजन बनाए, कोई भी न्यू प्रोविजन बनाए, उससे करंट ईयर का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, याद रखना। और वो न्यू प्रोविजन हमारी करंट लायबिलिटी भी बन जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। कोई भी न्यू प्रोविजन बनाओ, करंट ईयर का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, करंट ईयर का सिर्फ, और वो हमारी करंट लायबिलिटी भी बन जाएगा। प्रॉफिट्स दे रखे हैं 1 लाख 140 120। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी, 20% जनरल रिजर्व में डालती है वो प्रॉफिट का 20%। टैक्स इग्नोर कर दो, वैल्यू ऑफ शेयर निकाल दो, नेट एसेट मेथड और इल्ड मेथड। तो बेटे मैं तो इल्ड मेथड ही निकालूंगा, नेट एसेट मेथड नहीं निकालूंगा। शेयर ऑफ सिमिलर कंपनी क्वेटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज 12% डिविडेंड ऑन देयर मार्केट वैल्यू। देखो नॉर्मल रेट डिविडेंड की दी हुई है, तो ये डिविडेंड इल्ड मेथड लगेगा, और गुडविल की वैल्यू वो 2 लाख दे रहा है क्वेश्चन में। तो बेटे मुझे गुडविल की वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ डिविडेंड यील्ड मेथड चाहिए। मैं डिविडेंड यील्ड मेथड का डाटा उठा लेता हूं, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट, और एक नया प्रोविजन बनाने। तो लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट को यूज करते हुए मैं पहले क्या निकाल लूं, एवरेज प्रॉफिट। बेटे फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है, सेकंड ईयर का प्रॉफिट 140 है, थर्ड ईयर का प्रॉफिट तो 1,20,000 है बच्चों, लेकिन 5,000 रुपए मुझे प्रोविजन लगाना है, और प्रोविजन से मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट क्या हो जाता है, मैं थोड़ी देर पहले बताया था, रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे में मुझे क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे करंट ईयर के प्रॉफिट में से 5,000 क्या कर देने हैं, माइनस। तो क्या रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, 1,15 रह जाएगा, और इसको मैं 3 से क्या कर दूं, डिवाइड, तो मुझे एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है। माय एवरेज प्रॉफिट इज 1,18,333 रुपए क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट 1,20 था, 5,000 किसका माइनस किया मैंने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स का। कोई भी प्रोविजन है इसी तरह करंट ईयर के प्रॉफिट को कम कर देगा। अब इस क्वेश्चन में ना तो कोई डिवेंचर है कि मैं इंटरेस्ट दूं, ना ही उसने टैक्स के लिए तो क्लियर बोल दिया इग्नोर कर दो। तो बस जनरल रिजर्व में 20% डाल रहे हैं, जनरल रिजर्व इसका 20%, इसमें डाल देंगे अपन जनरल रिजर्व में 23,667। अब बेटे मेरे पास प्रॉफिट बच गया 94,666। इसके लिए बचा क्या, प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स तो क्वेश्चन में है ही नहीं है, तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स क्वेश्चन में नहीं है, तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारा प्रॉफिट किसको दे देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही है, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल into 100, तो ये आ गया बेटे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड 4.7, ये आ गया। अब वैल्यू ऑफ शेयर निकाल दो, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट कितना दिया हुआ है, नॉर्मल रेट गिवन है
नॉर्मल रेट 12% और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज। ये मुझे क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रैक्टिस कीजिए 11 तक एग्जांपल्स इस टॉपिक के स्टूडेंट्स, अनसोल्व्ड।